मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए लेकर के आया एक छोटा सा टॉपिक जिसको कहते हैं टॉपलिंग। अब देखिए टॉपलिंग का मतलब क्या है, पहले तो हम लोग बेसिक यही समझते हैं। यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा, इसमें देखिए कि ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये बड़ा सा एक ब्लॉक हो गया और ये जो सरफेस दिख रही है इस सरफेस पे फ्रिक्शन है। तो जब इधर इस पे mg एक्ट करेगा तो इस mg की वजह से ये ब्लॉक तो हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा। अब डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसमें भी होगी मोशन की टेंडेंसी, यानी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये ब्लॉक स्लाइड भी कर सकता है। लेकिन जब ये स्लाइड करेगा तो ये स्मूथली स्लाइड भी नहीं कर सकता, यानी ये किसी कंडीशन में जो है ना टपल कर सकता है। यानी तो अगर ये टपल हो गया तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लोगों को वही कंडीशन ढूंढनी है कि जिससे ये ब्लॉक टपल ना हो। तो अब अगर ये टपल हो गया तो गेम तो खराब हो जाएगा, तो टपल नहीं होना चाहिए। अब टपल ना हो इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे कुछ समझना पड़ेगा। तो आगे समझने के लिए देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया, यानी ये हो गई देखो सरफेस। अब इस सरफेस पे तो ये देखिए सरफेस हो गई और इस सरफेस पे हमने ला करके एक ब्लॉक रख दिया। तो जब हम यहाँ पे एक ब्लॉक ला करके रखेंगे तो ये तो ब्लॉक हो गया भाई, ये ब्लॉक इस सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक जब सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है तो इस ब्लॉक पे इस समय अगर हम लोग बात करें तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना वेट होना चाहिए mg, और अपवर्ड डायरेक्शन पे इस पे ये होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। यानी ये जो mg की वजह से सरफेस पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी हर जगह पे फोर्स क्या होगा, सेम होगा। और कितना फोर्स होगा, mg के बराबर होगा। जो बैलेंस किससे होगा, नॉर्मल रिएक्शन से। यानी यहाँ पे टपल होने लायक जैसी कोई बातचीत नहीं है। अब हम लोग अगर आगे बात करें इसी में तो यहाँ पे जो अभी हमने ऐसे एक रखा हुआ था, ग्राउंड हो गई है। अब इस ग्राउंड पे इस ब्लॉक को लाके रख दिया तो ये ब्लॉक भी आ गया भाई इस ग्राउंड पे। तो इस ब्लॉक पे अगर हम कहें तो ये हो गया भाई इसका सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होना चाहिए mg, और अभी हमने इसी कंडीशन में कहा था कि जो बेस पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म स्प्रेड होगा और mg नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेंटर ऑफ मास पे हम ऐसे लगा लें फोर्स, तो जब हम ऐसे कोई फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे तो इस ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी होगी। अब मोशन की टेंडेंसी होगी तो उसका अपोज करने के लिए इधर आना चाहिए फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इधर आएगा तो देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये फ्रिक्शन भी टॉर्क लगा सकता है। F तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। F कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाइड फोर्स तो भाई टॉर्क लगाएगा नहीं, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क लगा सकता है। अब फ्रिक्शन का टॉर्क होगा तो ये ब्लॉक हमारा टपल कर सकता है। तो ये टपल ना करे इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अब यहाँ कहीं से पास होगा, यानी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, और इनके बीच में ये हो गया मान लो सेपरेशन x। तो ये हो गया सेपरेशन x, यानी ये धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। अब अगर हमें विदाउट टपलिंग निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो इस सेंस का टॉर्क लगाएगा, यानी ये हो गया टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे nx। और फ्रिक्शन की अगर बात किया जाए
तो फ्रिक्शन भी यहाँ टॉर्क लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? अगर इसकी हाइट को हम लिख लें भाई h, तो फ्रिक्शन का टॉर्क फिर क्या होना चाहिए? तो हो गया टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर हम लिखें टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फोर्स हो गया भाई फ्रिक्शन और हाइट यानी डिस्टेंस क्या हो गई भाई h/2। फिर कहेंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फिर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। अब नेट टॉर्क यहाँ पे 0 लिखें तो ये हो गया भाई nx इक्वल टू क्या होना चाहिए? Fr इंटू h/2। तो यहां से हमने x निकाल लिया जो हो गया Fr इंटू h अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। यानी यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। यानी जब हम इस फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, अभी यहाँ पे क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हम इस फोर्स को धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, फिर ये जो फोर्स है हमारा इंक्रीज हो करके यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग कंडीशन आएगी। ये सारी बातें तो हम लोग फ्रिक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि यानी जब कोई भी बड़ा सा ब्लॉक होगा, ग्राउंड पे रखा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा और वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को टपल कर सकता है। तो टपलिंग ना हो, उसे टपलिंग को अवॉइड करने के लिए यानी टपलिंग को बचाने के लिए नॉर्मल रिएक्शन हमारा सेंटर ऑफ मास से नहीं यानी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। और कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा? तो वो हो गया Fr इंटू h अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। एक चीज और है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली बात है कि यानी ये जो x है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी होगी? तो अगर इतनी डिस्टेंस को हम लिख लें a, तो nx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a/2 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हमारा शिफ्ट होना शुरू होगा और मैक्सिमम वो यहां तक शिफ्ट होकर के आ सकता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू x की क्या हो जाएगी? a/2। a क्या हो गया? लेंथ ऑफ ब्लॉक हो गया। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे देखते हैं इसी में। तो आगे के लिए फिर से हमने वही एक, ये तो हो गई भाई ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे ला करके हमने एक बड़ा सा ब्लॉक रख लिया। तो ये हो गया भाई बड़ा सा ब्लॉक। ये रख दिया हमने भाई ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे फिर से हमने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। और फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? तो ये हो गया भाई इसका सेंटर ऑफ मास, और यहीं से हमने ऐसे एक फोर्स लगा दिया इस पे F, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। दूसरी बात अभी हम लोगों ने कहा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर क्या हो जाएगा? mg, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा शिफ्ट होकर के मैक्सिमम यहाँ आ सकता है। यानी ये जो x डिस्टेंस कभी हमने आपको बताई थी, उस x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर इतनी डिस्टेंस को हम लिखें a, तो क्या हो सकती है? a/2। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हमने सॉल्व किया x आ गया ग्रेटर देन a/2, तो फिर इस ब्लॉक को टपल करना ही है, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ इतनी बात सी क्लियर हो गई और इसको हमने लिख दिया भाई B। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी होगी, ब्लॉक हमारा आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, और जब ये आगे की तरफ मूव करना चाहेगा तो इस पे इधर की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे टॉर्क लिखते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यानी ये तो कोई भी टॉर्क अप्लाई करेगा नहीं।
टॉर्क कौन लगाएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, और कौन लगाएगा, तो ये जो फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन वाले टॉर्क की बात करें तो वो इधर की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन हमारा इसको ऐसे टपल करने की कोशिश करेगा, तो ये हो गया टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन, क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगाएगा कौन, फ्रिक्शन। अब यहाँ अगर इन दोनों टॉर्क को हम इक्वल करें तो ये हो गया फ्रिक्शन इंटू बी बाई टू इज इक्वल टू एन इंटू ए बाई टू। तो यहाँ से टू तो खत्म हो गए, और फ्रिक्शन इज इंटू बी इज इक्वल हो गया एन इंटू ए। अब अगर इस इक्वेशन को देखें फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो बैलेंस कर रहा है mg को, और यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कितना होगा भाई, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये हो गए इक्विलिब्रियम के लिए। अब इनकी वैल्यू अगर हम इसमें फिट करें यहाँ पे, तो यहाँ अगर हम लिखते हैं तो ये फ्रिक्शन इज इक्वल हो गया भाई एन तो हो गया mg, फिर हो गया a अपॉन b, यानी ये हो गया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना होगा अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए mg a अपॉन b। यानी इतना फोर्स हम मैक्सिमम लगा सकते हैं जिसमें ब्लॉक हमारा टपल नहीं होगा। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की है विदाउट टपलिंग वो होना चाहिए mg a अपॉन b। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स है, जहां तक यानी इस लिमिट तक फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक हमारा टपल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो फिर देखिए यहीं पे ये जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अगर हम फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहे तो वो लिमिटिंग वैल्यू को भी क्रॉस कर सकता है। अब अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई, लिमिटिंग वैल्यू को अगर क्रॉस करता है तब क्या होगा, तो उसके लिए देखिए जब ये लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा तो F क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन फ्रिक्शन होगा। यानी जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होगा अप्लाइड फोर्स, तो फिर बॉडी हमारी क्या करेगी भाई, टपल कर जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, और ये था a अपॉन b, ये फ्रिक्शन अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ जब लिखते हैं F होगा ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, यानी फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, तो यहाँ लिखा हमने F इज ग्रेटर देन, यानी जब फोर्स होगा हमारा ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, तो ये लिखा हमने ए कहाँ से आ गया, जी ए, तो ये हो गया mg a अपॉन b, ये होना चाहिए ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स यानी म्यू mg। तो म्यू क्या होना चाहिए फिर, लेस देन mg से mg तो भाई कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या हमको a अपॉन b। यानी अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे हो गया लेस देन a अपॉन b, तो ब्लॉक हमारा मूव करेगा, यानी ब्लॉक हमारा स्लाइड करेगा विदाउट टपलिंग। और यहीं पे अगर म्यू हो गया ग्रेटर देन a अपॉन b, तो फिर ब्लॉक हमारा हर हाल में टपल करेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। a और b भी आप जानते हैं क्या है, यानी एक अभी हमने ऐसा ब्लॉक बनाया था और इसे ब्लॉक के इस लेंथ को हमने क्या लिखा था a, और इस हाइट को हमने क्या लिखा था b। तो ये होना चाहिए हाइट a और b, और ये हो गया भाई ग्राउंड, जैसा आप लोग जानते ही हैं। तो इस ग्राउंड पे हो गया फ्रिक्शन, यानी म्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे हो गई लेस देन a अपॉन b, ब्लॉक स्लाइड करेगा विदाउट टपलिंग। म्यू हो गया ग्रेटर देन a अपॉन g, तो ब्लॉक को यहाँ पे फिर टपल होना ही होना है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे।
अब इतनी बात आप समझ गए, तो फिर आगे देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए तो ये इंक्लिनेशन एंगल हो गया भाई थीटा। तो जब इस ब्लॉक को हम इस इंक्लाइन प्लेन पे रिलीज करेंगे मूव करने के लिए, तो हम लोगों को फिर से वही बात पता है भाई कि यहाँ पे तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा और इस डायरेक्शन में भाई लग रहा होगा mg cos थीटा। अब अगर ये ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो इस डायरेक्शन में हो गया भाई फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन लगेगा और इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स हो गया भाई mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की कोशिश तो है इसको स्लाइड करके नीचे लाने की, लेकिन ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा देगा टॉर्क। अब टॉर्क लगाएगा यानी ये जो बॉटम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ कहीं लगना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। और ये डिस्टेंस x हो गई, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a/2 हो सकती है, क्योंकि इस ब्लॉक की जो हाइट है वो हमने लिख रखी है b। तो मैक्सिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है भाई, a/2, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, अभी हम लोग देख चुके हैं। यानी अगर बॉडी का नेट वेट यहां से पास हो गया तो ये लास्ट कंडीशन है इसकी। तो ये यहाँ पे अभी दिख गया फिलहाल। यहाँ अगर हम लोग बात करें इसके टॉपलिंग की, तो फिर कहेंगे कि n इंटू a/2, ये तो टॉर्क लगा रहा होगा भाई क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये क्लॉक लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी फ्रिक्शन इज इक्वल क्या हो गया, b/2। यानी फिर से अगर हम लोग फ्रिक्शन यहाँ कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन कितना हो गया, Na/b। यानी इतना ये फ्रिक्शन की वैल्यू है। और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, वो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन हम कह रहे हैं, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे mg sin थीटा से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो ये वैल्यू क्या होगी, फिर mg sin थीटा के बराबर होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको टपल कराने की बात करते हैं, तो ये इसकी लिमिटिंग कंडीशन है, यानी यहां तक तो अभी ये ब्लॉक हमारा स्लाइड कर सकता है या यहाँ पे रखा होगा, या मैक्सिमम अगर इस mg sin थीटा और स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों को अगर हम बराबर कर लें, तो n हो गया भाई mg cos थीटा, यानी mg sin थीटा इक्वल टू हमने लिखा भाई mg cos थीटा, और ये हो गया a/b। mg को कैंसिल कर लिया गया भाई, तो ये जो tan थीटा है यहाँ से क्या मिल गया हमको, a/b। यानी थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अगर tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे आती है a/b, तो ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई। या फिर हम लोगों ने कभी एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा होगा, और वहां पे हमने कहा था अगर tan थीटा है इक्वल टू म्यू, तो बॉडी क्या करती थी, स्लाइड करती थी। यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन म्यू होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो ये सारी कंडीशन, यानी tan थीटा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, a/b। इसके लिए एक सेकेंड और रुकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आ गई है, तो फिर हम लोग यहाँ x को कैलकुलेट करने की सोचते हैं। तो x के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a/2। हाँ, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी ये बन के तैयार हो गया अपना फिगर वही। तो अभी हमने कहा था ये तो हो गया इसका भाई सेंटर ऑफ मास,
और इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर रखा है mg cos थीटा, और इधर लगा रखा था हमने mg sin थीटा। अब मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन हमारा यहाँ पे आ गया शिफ्ट होकर के, इतनी डिस्टेंस क्या हो गई x। इस तरफ हमने लगा रखा था भाई फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या हो सकता है, मैक्सिमम म्यू n हो सकता है, यानी म्यू mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में लग गया भाई mg sin थीटा, और ये कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा जो यहाँ पे टॉर्क लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क तो इधर होना चाहिए, लेकिन ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क लगा रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क फिर इधर होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये दोनों टॉर्क क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट। तो अगर हम यहाँ लिखें फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क इक्वल होना चाहिए भाई। ये क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों होना चाहिए इक्वल। तो क्लॉकवाइज टॉर्क तो लगा रहा है भाई नॉर्मल रिएक्शन हो गया nx, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है भाई फ्रिक्शन, तो ये हो गया फ्रिक्शन इंटू b/2, क्योंकि इतनी डिस्टेंस को हम लोगों ने लिख रखा है b, और इतनी डिस्टेंस को लिख रखा है हम लोगों ने a, तो ये हो गया भाई b/2। तो यहां से अगर हम लिखें nx, तो nx इज इक्वल हो गया भाई म्यू n, और ये हो गया b/2, तो nn कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल क्या होना चाहिए, म्यू इंटू b/2। यानी जब हम किसी ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे, तो इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे जब हम, और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो इसके बॉटम में जो प्रेशर का डेवलपमेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और इस ब्लॉक में टॉपलिंग की टेंडेंसी होगी, जिसे अवॉइड करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन हमारा जो है वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ x की है वो कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी ये नॉर्मल रिएक्शन अभी हमने बताया था आपको, यहाँ तक आ सकता है। तो इतनी डिस्टेंस ये क्या होना चाहिए, a/2, यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a/2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ अगर हम लिखें a/2, तो ये हो गया फिर म्यू b/2, यानी यहाँ जो म्यू है वो म्यू क्या होना चाहिए, a/b। म्यू कितना होना चाहिए, a/b, और म्यू इज इक्वल टू अभी हमने बताया था आपको tan थीटा। तो अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है यहाँ पे लेस देन a/b, यानी अगर यहाँ म्यू होगा लेस देन a/b, तो फिर ये ब्लॉक हमारा टपल नहीं करेगा। अब ये आया कहां से, तो ये जो लिखा है ना a/2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन x मैक्सिमम है ना, तो a/2 क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन म्यू b/2, तो म्यू हो गया लेस देन a/b, यानी म्यू की वैल्यू अगर लेस देन a/b होगी तो ये ब्लॉक हमारा फिर टपल नहीं करेगा। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन a/b, तब तो ये टपल कर जाएगा। समझ गए भाई। ऐसे ही म्यू की वैल्यू अगर अभी अभी जो हम लोगों ने लिखा था tan थीटा, तो भी स्लाइड करेगा ब्लॉक, लेकिन अगर म्यू हो गया ग्रेटर देन tan थीटा, तो फिर इसको टपल करना ही होगा। यानी अगर यहाँ पे म्यू है लेस आर इक्वल टू tan थीटा, कहेंगे नो टपलिंग, लेकिन अगर म्यू हो गया ग्रेटर देन tan थीटा, 100% ये टपल कर जाएगा। समझ गए भाई। तो ये टपलिंग की कंडीशन है, जो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अब इन्हें समझने के लिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो यह अगले क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने ये बना लिया भाई इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक रख दिया हमने ब्लॉक।
ये रख दिया ब्लॉक और इसका मास हो गया भाई 50 किलो। यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हो गया 0.8 और ये एंगल भी हमने लिख लिया भाई 37 डिग्री। अब इतनी सी लेंथ को अगर हम कह लें 3 मीटर और इस हाइट को अगर हम कह लें 1 मीटर, तो भाई इसमें चीज चेक करके ये बताना है आपको कि ये ब्लॉक हमारा टपल करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे वही कंडीशन हम लोग चेक करते हैं पहले। अभी हमने आपको क्या बताया था कि nx इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा था म्यू n और ये था b/2 लिखा था मैंने। b कितना है भाई h, तो ये हो गया 1/2, यानी ये होना चाहिए भाई nn खत्म हो गया तो x क्या होना चाहिए यहाँ पे μ/2 हो गया, क्योंकि ये 1 मीटर है ना तो 1/2 हो गया। म्यू कितना है भाई 0.8, यानी नॉर्मल रिएक्शन तो हमारा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये समथिंग, चलो ये 50 किलो है ना, 50 किलो लग रहा है भाई, 50 केजी वेट है इसका। तो 50 केजी वेट होने की वजह से इधर की तरफ जो ये mg cos 37 होगा, तो cos 37 है तो ये हो गया भाई 50 इंटू जी और cos 37 हो जाएगा 4/5 होगा, 4/5 होगा। तो ये आ गया भाई 400 न्यूटन। इस डायरेक्शन में अगर हम mg sin 37 लिखें तो 50 यानी 500 इंटू 3/5, तो ये हो गया भाई 300 न्यूटन। तो यहाँ जो अप्लाइड फोर्स है हमारा वो 300 न्यूटन है और नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ मैक्सिमम लग सकता है वो कितना है भाई 400 न्यूटन है। और अगर यहीं पे थोड़ा सा चेक कर ले हम, तो थोड़ा सा और चेक करने के लिए अगर देखें तो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ हो सकती है वो हो सकती है म्यू mg cos 37, यानी अभी अभी हमने लिखा है 400 इंटू 0.8, तो ये आ गया भाई 320 न्यूटन। यानी यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकती है वो कितनी है 320 न्यूटन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना, यानी mg sin 37 कितना है 300 न्यूटन है। ठीक है भाई। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखते nx इज इक्वल टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ये हाइट होगी, ठीक, तो ये हो गया भाई फ्रिक्शन और h/2 यानी ये b/2 लिखते, b कितना हो गया 1। तो देखिए x इज इक्वल टू हो गया फ्रिक्शन अपॉन n इंटू b/2। फ्रिक्शन के जो वैल्यू यहाँ पे लग सकती है मैक्सिमम वो कितनी है 320 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है 400 और b हो गया 1 और ये हो गया 2। तो यानी ये x होना चाहिए जहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यानी ये ब्लॉक विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट टॉपलिंग स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। समझ गए भाई। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पे। अगला क्वेश्चन ये है कि चलो ये हो गई भाई ट्रॉली और ये ट्रॉली इधर मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रही है और इस पे एक ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी ये हाइट हो गई a और ये विड्थ हो गई b। अब यहाँ पे देखिए भाई ये पूरा डेड एंड है, यानी यहाँ कोई दीवार खड़ी हुई है, तो आपको ये बताना है कि कितनी मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जिससे ये ब्लॉक आपका जो है ना टपल ना करे। यानी क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे फाइंड मिनिमम वैल्यू
of L such that block does not tuple when brake is applied. देखा, when brake is applied, तो जब हम ब्रेक लगाए तो ये टपल नहीं करना चाहिए। तो अब ये टपल ना करें, इसके लिए देखिए जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन होगा तो इस पे फिर इधर एक स्यूडो फोर्स लगना चाहिए MA। समझ गए भाई, एक स्यूडो फोर्स हो गया MA, और ब्लॉक लगाएंगे तो भाई स्यूडो फोर्स MA लग गया। और दूसरी चीज है, इधर देखिए इसका वेट हो गया भाई mg, और जब ब्रेक लगेगी स्यूडो फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक हमारा आगे जाना चाहिए, यानी इस ब्लॉक पे इधर की तरफ एक लग जाएगा भाई फ्रिक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन तो हमारा यहाँ से पास होगा, तो यहाँ से पास होगा तो ये क्या कर सकता है भाई, टपल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वैल्यू कितनी होगी mg, तो लिख सकते थे फ्रिक्शन इंटू B/2 इज इक्वल टू MA। ये थोड़ी सी गलती होगी, चलो MA नॉट लिख लो, तो MA नॉट इंटू A/2। तो यहाँ से हम A निकाल सकते हैं A नॉट, तो A नॉट की वैल्यू हमको मिल जाएगी mg B/2 अपॉन में ये हो गया MA/2। तो यानी जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होना चाहिए गाड़ी पे वो होना चाहिए A नॉट, MM खत्म हो गया भाई, तो हो गया G इंटू B/A। एक यह ब्लॉक की लेंथ हो गई, यानी इतना मैक्सिमम रिटार्डेशन गाड़ी पे आ सकता है। अब हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करें, V² इज इक्वल U² प्लस 2AS, तो V हो जाना चाहिए 0, ये हो गया भाई V², और रिटार्डेशन किया मैंने -2, और A हो गया GB/A इंटू हो गया L। अब यहाँ से हम लेंथ की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये लेंथ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होना चाहिए V² A/2GB, ये होना चाहिए L की मिनिमम वैल्यू। यानी अगर ये इतनी सी डिस्टेंस होगी तो ये ब्लॉक हमारा टपल होने से बच जाएगा, अदरवाइज फिर ये ब्लॉक क्या होगा, टपल हो जाएगा। समझ गए भाई, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।